गुड इवनिंग सभी को। आज हमारा जो ऑफलाइन जो टेस्ट लास्ट संडे को हुआ था, हमारे जो दो बैच है 18 और 21 अगस्त 2025 को जो बैच स्टार्ट हुए थे, उनके लिए हमने जो ऑफलाइन जो टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और यही जो टेस्ट था हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स के लिए भी था। तो हमने दोनों स्तर के रिजल्ट्स अलग अलग निकाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत बेहतर किया है और ये जो हमारा जिस डेट को टेस्ट हुआ था 23 नवंबर 2025 की बात है। इस प्रश्न पत्र के अंदर कुल जो क्वेश्चन है वो 50 रखे गए हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 जो कि 13 सितंबर 2026 को प्रस्तावित है। हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन और विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, संभवतः वो बहुत जल्द हो जाएगा। मे बी फरवरी माह में होने की पूर्ण संभावना है। तो विद्यार्थी अपनी तैयारी में जुट जाएं और इसी तरह से जिस हिसाब से भर्ती परीक्षा जो एजेंसियां हैं जो अपना टेस्ट लेती है उसकी तर्ज पर हमने क्या है कि टेस्ट सीरीज जो हमारे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए रखी है। तो आप सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ हो, इसलिए ऑनलाइन यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है। जब ये बॉक्सिंग की बात पूछी जा रही है तो किसी भी खेल फेडरेशन की ये हेडक्वार्टर है, ये जो मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न को इस तरह से तैयार करना है। और बॉक्सिंग जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है वो है लुसाने के अंदर, यानी लुसाने जो शहर आता है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर आता है। ठीक है। इसी तरह से बॉक्सिंग खेल में पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी बॉक्सिंग के अंदर भारत में किसको पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। और ये द्रोणाचार्य पूछा है यहाँ पर। और इसकी जगह किसी भी खेल के अंदर पहला अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है ये पूछा जा सकता है। पहला किसी भी खेल के अंदर खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया है। ये इस तर्ज पर इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ द्रोणाचार्य पूछा है तो इसमें अब किसी भी खेल के अंदर कोई भी हमारा खेल पुरस्कार पूछा जा सकता है। इसलिए ये प्रश्न इस तर्ज पर हमने दिया है कि किसी भी पुरस्कार को किसी भी पहले खिलाड़ी को या व्यक्ति को दिया जाना है तो ये पूछना संभावित है। तो यहाँ पर पहला तो द्रोणाचार्य हमारा बॉक्सिंग खेल में दिया गया है, वो है ओम प्रकाश भारद्वाज। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम एक प्रणाली लागू होती है, निम्नलिखित में से वो किस खेल से संबंधित है। तो वो है बॉक्सिंग से संबंधित है। बॉक्सिंग से इसलिए कि जैसे बॉक्सिंग के अंदर 3-3 मिनट के 3 राउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक राउंड का हमें रिजल्ट देना होता है। अब इसके अंदर तीनों राउंड पूरे खेले जाएंगे। यदि कोई खिलाड़ी है जिसने अगर 2 राउंड जीत लिए हैं तो भी उसे तीसरा राउंड खेलना होगा, क्योंकि बॉक्सिंग के अंदर होता है नॉकआउट सिस्टम। तो उसमें जो पॉइंट्स होते हैं उसमें ये होता है कि जो बॉक्सर राउंड जीतता है उसको 10 में से 10 अंक देने ही होते हैं। इसलिए 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम यहाँ पर लागू होता है। और जो खिलाड़ी राउंड से हारा है उसको मिनिमम जो है वो 7 अंक देने ही होते हैं। इसलिए 10 पॉइंट मस्ट सिस्टम हम बॉक्सिंग से संबंधित है। अब हम देख रहे हैं चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आजकल जो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, सब ने अपना जो प्रश्नों का जो पैटर्न है वो बदल दिया है। यानी अब कथनात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं कथनात्मक। या 2 या 3 ऐसे कथन दिए जाते हैं और उसके बाद कौन सा सही है कौन सा नहीं है, दोनों सही है दोनों गलत है। तो ये इस तरह का प्रश्न हर हाल में आजकल बहुत ज़्यादा संख्या में भी पूछे जाने लगे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये है कि आपको एक एक लाइन को बहुत ठीक से बहुत ध्यान से पढ़ना होगा।
प्रश्न कहता है कि सही कथन चुनाव कीजिए। तो निशानेबाजी की स्कीट इवेंट होती है कि फाइनल राउंड में 8 शूटर प्रतिस्पर्धा करते हैं। क्या ये लाइन सही है? बिल्कुल नहीं है, ये लाइन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि स्कीट इवेंट के फाइनल राउंड में 6 शूटर क्या करते हैं? फाइनल राउंड में प्रतिभाग करते हैं। तो ये तो हमारा हुआ गलत। और 50 मीटर राइफल जो प्रॉन पोजीशन है इवेंट है, इसमें टारगेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? जो 75 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से एक सही हुआ है, दूसरा। तो ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? केवल एक सही है? नहीं। एक और दोनों सही है? नहीं। न तो एक और न दो सही है? नहीं, केवल 2 सही है। तो ये हमारा प्रश्न यहाँ पर सही हुआ है। इसी तरह से हम बात करें, राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया? जैसा कि हम बात कर रहे थे, किसी भी फेडरेशन का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, और किसी भी फेडरेशन की स्थापना कब हुई है ये पूछा जा सकता है। तो राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है 1951 के अंदर प्रतिस्थापित हुआ था। 1951 के अंदर राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो फेडरेशन कब बनता है इसका ईयर पूछा जा सकता है। अगला, निम्नलिखित में से निशानेबाजी के किस इवेंट में प्रिसीजन यानी प्रिसीजन और रैपिड स्टेज देख सकते हैं? यानी एक ऐसा इवेंट हमें छांटना है जिसके अंदर प्रिसीजन और रैपिड स्टेज होती है। तो वो है 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल विमेन, जो विमेंस के लिए स्पेशल होता है, जो महिलाओं के लिए जो स्पेशल होता है, तो उसमें है 2 स्टेज, प्रिसीजन और रैपिड। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी तरह से हम देख रहे हैं वुशु को एशियाई खेलों में पहली बार कब जोड़ा गया, कब शामिल किया गया? प्रश्न ये है। तो पहली बात तो ये है कि वुशु एक ओलंपिक गेम नहीं है, तो यहाँ पर एशिया स्तर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा सकता है। तो 1990 के एशियन गेम्स के अंदर वुशु को एशियाई खेलों में जोड़ा गया था, क्योंकि वुशु के लिए एशियन गेम्स ही बड़ी बात है। तो ऐसा प्रश्न में भी पूछने की है। वुशु में एक खिलाड़ी को कितने अंक दिए जाएंगे जब उसने विपक्षी को प्लेइंग एरिया से पास अवे कर दिया है? पास अवे का मतलब होता है प्लेइंग एरिया से बाहर करना होता है, बहुत लीगल तरीके से होता है। ऐसे धक्का देकर आप किसी खिलाड़ी को पास अवे नहीं कर सकते, बल्कि लीगल तरीके से खेलते हुए अगर कोई भी खिलाड़ी प्लेइंग एरिया से बाहर चला जाता है तो ओपोनेंट को 2 अंक दे होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल जो खेलों से संबंधित हमारी जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर नियमों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मेजरमेंट का बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन नियमों से संबंधित बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह नियमों से संबंधित हमने बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। वेट लिफ्टिंग के अंदर जो प्लेटें होती है, जो डिस्क होती है वेट वाली, उनका वजन और कलर से क्या करना है? मिलान करना है। तो 10 किलो जो प्लेट होती है उसका कलर हमेशा ही हरा होता है। 5 किलो की जो प्लेट होगी तो उसका सफ़ेद रंग होगा, 15 किलो प्लेट का पीला रंग होगा, और 20 किलो प्लेट का नीला रंग होगा। और वेट लिफ्टिंग के अंदर एक सबसे बड़ी जो प्लेट होती है वो लाल रंग की होती है, और उसका वजन होता है 25 किलोग्राम। एक प्लेट का वजन होता है 25 किलोग्राम। यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस में दिए गए थे वो हम कर रहे हैं। अब हमें मिलान करना है कि a के बराबर 3 देखिए, तो हमने इधर से देखा a के बराबर 3, तो a के बराबर 3 2 पे बैठे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे जाएं तो बी ऑप्शन 5 के बराबर 4, तो हमने देखा 5 के बराबर 4 है ना, 5 किलोग्राम के बराबर 4, तो बी 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। इसका मतलब हमें उत्तर अभी तक नहीं मिला है। और 15 किलो के बराबर यानी सी के बराबर 1 देखें तो सी के बराबर 1 हमें ये मिल गया है। यहाँ तक दोनों कॉमन थे, यहाँ अंतर आ गया, तो ये हमारा उत्तर सही आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री का संबंध किस खेल से रहा है? इनसे संबंधित यानी जो वर्तमान में जो आईओसी की प्रेसिडेंट है वो पहली महिला है,
और कुल 10वें क्रम की अध्यक्षा है। यानी अब तक आईओसी के 10 प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये 10वें क्रम की है, जिम्बाब्वे की है और तैराकी खेल से संबंधित रही हैं आप, एक ओलंपियन खिलाड़ी रही हैं। और अभी जस्ट हम बात करें 23 जून 2025 को आपने 10वें अध्यक्ष के रूप में इस पदभार को संभाला है, क्रिस्टी कोवेंट्री। सॉफ्टबॉल खेल की शुरुआत किसने कराई थी, यानी स्टार्ट किसने कराया? सॉफ्टबॉल को जब स्टार्ट किया गया था तो कई नामों से जाना जाता था, जैसे उसे डायमंड बॉल भी कहा जाता था, किटन बॉल भी कहा जाता था और मश बॉल भी कहा जाता था। तो लेकिन यहाँ पर है कि इसकी शुरुआत किसने कराई थी, तो वॉरेन हैंकॉक व्यक्ति था, यूएसए का व्यक्ति है, वॉरेन हैंकॉक है, उसने स्टार्ट कराया था। हैन केसन है जिसने नाम सॉफ्टबॉल दिया था, जबकि पहले मश बॉल, डायमंड बॉल, किटन बॉल जो चलता था, वो नाम जो सॉफ्टबॉल दिया था वो दिया था हैन केसन ने। इसी तरह से हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? ये जो 2 यूनिवर्सिटी हमारे देश में बहुत ऐतिहासिक रहे हैं, एक तो नालंदा विश्वविद्यालय और एक तक्षशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों में मेन पेपर के अंदर प्रश्न पूछने की बहुत प्रबल संभावना रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, ये भारत में किसी भी तरह के एग्जाम में, किसी भी राज्य के अंदर अगर कोई एग्जाम होता है तो उन सब के लिए एकदम सटीक आंकड़े हैं और यही ऐतिहासिक है जो पूछे जाते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय, अगर हम वर्तमान की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय पटना बिहार के अंदर है। तो उस समय ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो उसमें क्या खास था, तो योग क्रियाएं विशेष रूप से और नियमित रूप से कराई जाती थी, क्योंकि प्रसिद्ध किसके लिए था? योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार के लिए यहाँ पर फेमस था हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। और एक दूसरा जो विश्वविद्यालय था तक्षशिला, वो धनुर्विद्या या फिर तीरंदाजी से संबंधित था। तो यहाँ पर योगासन सही उत्तर है। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है कि नीचे दिए कथनों में से सही कथन का चयन कर सही उत्तर दीजिए। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं, भारतोलन में टाई की स्थिति अगर बनती है तो कम शारीरिक वजन वाले खिलाड़ी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, यानी विजेता का तमगा दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर भारतोलन के अंदर 2 खिलाड़ियों के बीच टाई की स्थिति बनती है, अगर स्कोर लेवल हो गया है, तो जिस खिलाड़ी का शारीरिक वजन कम है उस खिलाड़ी को विजयी घोषित किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भारतोलन में विजेता बनने के लिए स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों में प्रतिभा करना अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है। यहाँ पर चाहे स्नैच हो चाहे क्लीन एंड जर्क हो, यहाँ पर आपको वेट उठाने के लिए 3 अवसर दिए जाते हैं प्रत्येक टेक्निक के अंदर। पहली बात, 2 टेक्निक्स होती है वेट लिफ्टिंग के अंदर, स्नैच और क्लीन एंड जर्क। तो स्नैच के अंदर भी 3 अवसर दिए जाएंगे और क्लीन एंड जर्क में भी 3 अवसर दिए जाएंगे वेट उठाने में। तो अब आपको विजेता बनने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से आपको दोनों में ही पार्टिसिपेट करना अनिवार्य होगा। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है, यदि एक भारोत्तोलक ने स्नैच फाउल कर दिया है, स्नैच फाउल करने का मतलब है कि उसने 3 जो अवसर उसे दिए गए थे वो तीनों फाउल कर दिए हैं। जब तीनों फाउल कर दिए हैं तो फिर भी वह विजेता बनने की दौड़ में शामिल है, नहीं हो सकता। जब किसी खिलाड़ी ने स्नैच को फाउल किया है, इसका मतलब जो स्नैच में आपको 3 अवसर जो दिए गए थे वो तीनों अगर आपने फाउल कर लिए हैं तो किसी भी सूरत में आप क्लीन एंड जर्क के लिए आगे नहीं जा सकते। इज इट क्लियर? तो इसलिए 1 और 2 सही है। तो यहाँ प्रश्न हमारा पहला ही ऑप्शन सही है कि 1 और 2 सही है। आजकल इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं कथनात्मक। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहे हैं, ओलंपिक खेलों में पहली बार कब विजेता को स्वर्ण पदक दिए गए? पहली बार कब विजेता को स्वर्ण पदक दिए गए थे? तो 1904 के सेंट लुई ओलंपिक के अंदर विजेताओं को पहली बार गोल्ड मेडल दिए गए थे। और इसी तर्ज पर हम बात करें 1912 का जो स्टॉकहोम ओलंपिक था उसके अंदर अंतिम बार विशुद्ध सोने के पदक यहाँ पर दिए गए थे। कब? 1912 के अंदर। जबकि यहाँ जो प्रश्न पूछा है कि ओलंपिक खेलों में पहली बार जो विनर हुआ था कोई खिलाड़ी, उसको गोल्ड मेडल कब से देना शुरू किया है? तो 1904 के सेंट लुई से। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देश के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, देश के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले निशानेबाज हमारे हैं
अभिनव बिंद्रा का इवेंट कौन सा था? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए है इतना इम्पोर्टेंट है कि हमने अब तक यानी पेरिस ओलंपिक 2024 तक भारत ने आधुनिक ओलंपिक खेलों के अंदर कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं और 10 में से 8 सिर्फ हमने जीते हैं तो फील्ड हॉकी के अंदर जीते हैं और 2 हमने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल है। और व्यक्तिगत में अगर पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक की बात करें, पहले गोल्ड मेडल की बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। कब जीता था? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता था। वो देश के लिए पहला क्या था? गोल्ड मेडल था। और उनका जो इवेंट था वो था 10 मीटर एयर राइफल। क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी है तो यहाँ पर इवेंट भी पूछा जा सकता है। दूसरा एक और गोल्ड मेडल व्यक्तिगत है जो कि हमारे नीरज चोपड़ा ने जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने पदक जीते हैं? टोटल नंबर ऑफ मेडल्स की अगर हम बात करें तो 7 मेडल यहाँ पर भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था। और इसी तरह अगर आप बात करेंगे कि पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं तो वो है 6, क्योंकि 1 है सिल्वर मेडल और 5 है कांस्य पदक। इसी तरह से अगर आप बात करेंगे कि टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो 7 मेडल वे कौन से हैं तो 1 है गोल्ड मेडल, 2 है सिल्वर और 4 है कांस्य पदक। इसलिए टोटल 7 मेडल जीते हैं। सॉफ्टबॉल में फील्डिंग टीम का 8वां खिलाड़ी क्या कहलाता है, यानी किस पोजीशन पर वो फील्ड करता है? क्योंकि सॉफ्टबॉल के अंदर फील्डिंग जो पोजीशन होती है वो निश्चित होती है, तो वो है सेंटर फील्ड आउट पर होगा। क्योंकि जो पहला खिलाड़ी होता है वो पिचर होता है। फील्डिंग टीम का पहला खिलाड़ी पिचर होता है, दूसरा होता है वो कैचर होता है जो कि हमारे पीछे गेंद पकड़ता है, बैटर के पीछे खड़ा होता है कैचर। उसके बाद तीसरा फर्स्ट बेस पे होता है, चौथा सेकंड बेस पे होता है, 5वां फील्डर थर्ड बेस पे होता है, 6ठा फील्डर जो होता है वो शॉर्ट स्टॉपर होता है, 7वां होता है लेफ्ट फील्ड आउट होता है, 8वां हमारा होता है सेंटर फील्ड आउट और 9वां जो खिलाड़ी होता है राइट फील्ड आउट होता है। और एक जो सॉफ्टबॉल की जो टीम में होते हैं खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो 9, एक समय में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। इसी तरह से हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले को आईओसी ने मान्यता कब प्रदान करी? देखिए यहाँ पर बहुत बारीक प्रश्न ये है, क्योंकि 1913 के अंदर तो क्या था कि ध्वज बना था। पियर डी कुबर्टन के मार्गदर्शन में 1913 के अंदर ध्वज बनाया गया आईओसी का, और 1914 के अंदर आईओसी ने इसे मान्यता प्रदान करती प्रथम बार। और उसके बाद में 1920 एंटवर्प ओलंपिक खेलों में ध्वज को पहली बार फहरा दिया गया। और 1924 का जो पेरिस ओलंपिक होता है उसमें आईओसी के ध्वज में 5 छल्लों को मान्यता आईओसी ने दी थी। इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए हैं कि कितना शानदार प्रश्न यहाँ पर है कि ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों को आईओसी ने आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करी थी 1924 का पेरिस ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य रहे भारतीयों का कौन सा क्रम सही है? देखिए आईओसी के अंदर हमारे देश के ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे जो हमारे प्रबुद्धजीवी, ऐसे खिलाड़ी या खेल जगत से संबंध रखने वाले आईओसी के अंदर जो मेंबर के रूप में गए, उनका क्रम जो है वो सबसे पहला तो है हमारे दोराबजी टाटा। अब आपसे पूछ ले आईओसी के सबसे पहले, सॉरी ये नहीं, यानी आईओसी में भारत के जो सबसे पहले मेंबर बने थे वो है दोराबजी टाटा, और उसके बाद गए थे हमारे जीडी सोंधी, और उसके बाद भलिंदर सिंह, और उसके बाद रणधीर सिंह। क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है, इसकी जगह ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में आईओसी की, यानी अगर 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2025 के अंदर कौन है जो अभी वर्तमान में आईओसी के मेंबर है? तो वो है नीता अंबानी और नरेंद्र ध्रुव बत्रा, 2 हमारे वर्तमान हैं। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य रहे भारतीयों का क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले दोराबजी टाटा रहे हैं, उसके बाद जीडी सोंधी रहे हैं, उसके बाद भलिंदर सिंह रहे हैं, और उसके बाद रणधीर सिंह रहे हैं। हम क्वेश्चन
नंबर 20 पढ़ रहे हैं। वुशु के संदर्भ में दिए गए कथन, इनमें से सही कथनों का चयन करना है। सही कथनों का चयन करना है तो देखिए, वुशु की सांसू बाउट में 2 मिनट के 3 राउंड खेले जाते हैं, बिल्कुल सही है। वुशु की जो सांसू स्टाइल होती है, जिसे सांडा भी कहते हैं, सांसू स्टाइल के अंदर 2 मिनट के 3 राउंड खेले जाते हैं और पर्सनल फाउल करने पर उल्लंघनकर्ता को वार्निंग कार्ड दिखाए जाते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। और ताउलू क्रियाओं में व्यक्तिगत इवेंट के लिए प्लेटफॉर्म का माप 14x8 मीटर का होता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं, तो 1, 2 और 3 सही है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21, सॉफ्टबॉल को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया निम्नलिखित में से? वैसे तो सॉफ्टबॉल को 1996 के अंदर पहली बार प्रतिभाग कराया था, लेकिन 1996 अगर हमारे ऑप्शन में नहीं है तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो हुआ उसमें सॉफ्टबॉल और बेसबॉल दोनों को कॉमन रूप से शामिल किया गया था। ये इसमें इवेंट, यानी इस प्रश्न के अंदर ये विकल्प यहाँ पर सही है। अगर 1996 होता तो वो भी जरूर पढ़ते हम। क्वेश्चन 22 पढ़ रहे हैं, किस ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाए गए थे? तो 1932 के लॉस एंजल्स, और लॉस एंजल्स शहर जो आता है यूएसए के अंदर आता है, अमेरिका में आता है। सर आपका प्रश्न ये कि खेल गांव क्या होता है? खेल गांव का मतलब होता है खिलाड़ियों के लिए रहने के लिए जो आवासीय सुविधा होती है, यानी जहां पर सभी खिलाड़ी, देखिए जब ओलंपिक्स होता है तो पूरा विश्व इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो उनको ठहराने के लिए उनकी जो अकोमोडेशन या फिर उनकी जो आवासीय जो व्यवस्था होती है, जिनको एक ही जगह पर ठहराया जाता है, विश्व स्तरीय सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाती हैं, तो वो जो जगह है, ओवरऑल जो आवासीय जो फ्लैट्स होते हैं खिलाड़ियों के लिए, उसे कहा जाता है खेल गांव। हम बात कर रहे हैं 23वां क्वेश्चन है, उड़न सिख मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को कहा जाता था उड़न सिख, ने किस ओलंपिक में फाइनल में जगह बनाई थी? यहाँ 2 प्रश्न बन सकते हैं कि हमारे उड़न सिख जो मिल्खा सिंह है, उन्होंने पहली बार किस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था? तो उन्होंने जो पहली बार जो ओलंपिक में भाग लिया 1956 के मेलबोर्न में लिया था, लेकिन फाइनल में कब पहुंचे थे? तो 1960 के रोम ओलंपिक के अंदर वो फाइनल में बेस्ट 8 में पहुंचे थे और चौथा स्थान प्राप्त किया। यानी मिल्खा सिंह का अपने जीवन और खेल करियर का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था। 1960 रोम ओलंपिक, चौथा स्थान प्राप्त था। सॉफ्टबॉल के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कर कोर्ट में से सही उत्तर का चयन करें। होम प्लेट से, सॉफ्टबॉल के संदर्भ में प्रश्न देखिए, होम प्लेट से पिचिंग प्लेट की दूरी महिलाओं के लिए 46 फीट होती है, बिल्कुल सही बात है। तो सर पुरुषों के लिए कितनी होती है? तो 46 फीट होती है। पुरुषों के लिए 46 फीट होती है, महिलाओं के लिए 43 फीट होती है, 43 फीट होती है। और बैटिंग टीम के 3 बैटर आउट होने पर टीम का टर्न समाप्त हो। यहां पर शर्त बैटर की नहीं है, बल्कि क्या है, क्योंकि यहां फिलहाल ये प्रश्न, ये क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो गलत है। यहां ऑप्शन गलत है क्योंकि बैटर नहीं, खिलाड़ी, कोई भी अगर 3 खिलाड़ी अगर आउट हो गए हैं तो उस बैटिंग टीम की टर्न समाप्त हो जाएगी। अब खिलाड़ी में बैटर भी हो सकता है और रनर भी हो सकता है। अगर दोनों को मिलाकर, बैटर रनर दोनों को मिलाकर अगर 3 खिलाड़ी आउट होते हैं तब टर्न समाप्त होती है, क्योंकि यहां पर एक लॉजिक है कि केवल बैटर ही आउट होंगे तभी टर्न समाप्त होगी। नहीं, बैटर और रनर दोनों मिलाकर कुल 3 खिलाड़ी जब आउट हो जाएंगे तो उस बैटिंग टीम की टर्न समाप्त हो जाती है। तो ये फिलहाल यहां पर गलत ऑप्शन है। और एक साथ 1 बैटर और 2 रनर अधिकतम खेल सकते हैं? नहीं, 1 बैटर और 3 रनर खेल सकते हैं एक साथ, तो 3 खेल सकते हैं। इसलिए फिलहाल यहां भी यह भी गलत है। यदि पिक्चर 4 गलत फेंकता है तो बैटिंग टीम को 1 बेस बोनस के रूप में मिलता है। ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि कथन को सही गलत करना है। तो देखो पहले तो ये सही था, तो 1 और 4 यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, केवल 1 और 4 सही है। इसी तरह से हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में पहली बार शरणार्थियों की टीम यानी रिफ्यूजी को प्रतिभाग कराया गया था? रिफ्यूजी क्या होती है? शरणार्थियों की एक टीम है। तत्कालीन जो हमारे
आईओसी के जो चेयरपर्सन यानी प्रेसिडेंट थे थॉमस बाक, उनके प्रयासों से रियो ओलंपिक 2016 के ओलंपिक में पहली बार शरणार्थियों की टीम ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट कराई गई थी। और ये जो शरणार्थियों की जो टीम होती है अलग अलग देशों के खिलाड़ियों से बनी होती है, किसी एक देश के खिलाड़ी नहीं होते, बल्कि 2 कहीं के, 3 कहीं के, 1 कहीं का, इस तरह से पूरे विश्व में जो भी शरणार्थी हैं वो अगर चाहें अपनी टीम बनाना तो वो अपनी एक टीम बनाएंगे। उस टीम को रिफ्यूजी टीम या शरणार्थियों की टीम कहते हैं। और ये टीम आईओसी के बैनर तले ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करती है, यानी जो ओलंपिक ध्वज है उसके तले वो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करती है। और जब मार्च पास्ट होता है तो सबसे आगे जो ग्रीस की टीम होती है, जो यूनान की टीम होती है, जस्ट उसके बाद में रिफ्यूजी की टीम आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं 26। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स गेम से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखें। और जब पंकज आडवाणी का प्रश्न यहाँ पर पूछा है तो भारत के किसी भी फेमस खिलाड़ी का, किसी भी प्रसिद्ध खिलाड़ी का, किसी भी खेल का संबंध पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थियों इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी खेल का कोई फेमस खिलाड़ी है, उदीयमान खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, बहुत लीजेंडरी प्लेयर अगर किसी खेल के अंदर रहा है तो मे भी उसके बारे में प्रश्न बनता है कि वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो ये प्रश्न इस तरह से भी याद रखें। हम पढ़ रहे हैं कि वर्ष 2024, 2004 की जगह आप 24 पढ़ें, यानी वर्ष 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित, वर्ष 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित श्री संदीप सांगवान किस खेल से संबंधित है? यानी वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था? तो वो है संदीप सांगवान। और संदीप सांगवान का संबंध हॉकी से है, फील्ड हॉकी से है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति कब गठित की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22 सितंबर 1989 को जब आईओसी का प्रश्न पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसकी स्थापना कब हुई, तो 23 जून 1894 का है वो वर्ष और दिन। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, जिसको हम क्या कहते हैं, आईपीसी कहते हैं, इसे कहते हैं आईपीसी, यानी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, तो इसकी स्थापना हुई 22 सितंबर 1989 को। पैरालंपिक खेलों में पहली बार भारतीय महिला जिसने पदक जीता है पैरालंपिक गेम्स के अंदर, किस महिला ने है भारत की तरफ से पहला पदक जीता था? दीपा मलिक ने जीता था। रियो 2016 के पैरालंपिक्स गेम्स के अंदर भारत की तरफ से पहली महिला है जिसने शॉटपुट के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। दीपा मलिक है हमारे देश की पहली महिला। तो पुरुष कौन है? मुरलीकांत राजाराम पेटकर 1972 के पैरालंपिक गेम्स के अंदर जीता था सिल्वर मेडल तैराकी के अंदर। मैं बात कर रहा हूं पहले पुरुष पैरालंपिक विजेता की बात कर रहा हूं। भारत की तरफ से मुरलीकांत राजाराम पेटकर 1972 के पैरालंपिक गेम्स के अंदर 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। तो ये महिला के कंपैरिजन में हम पुरुष की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं सूची 1 का, सूची 2 से मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। ये जो प्रश्न बना है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हाँ, जो प्राचीन ओलंपिक्स थे तो प्राचीन ओलंपिक्स में कौन सा शब्द किसके लिए लागू होता था वो हम पढ़ने जा रहे हैं। कविराज यानी प्राचीन ओलंपिक के अंदर जो भी खिलाड़ी विजेता बनता था उसके लिए कविताएं गाई जाती थी। तो कविताएं किसके द्वारा गाई जाती थी? तो वो कविराज हमारे थे, पिंडार। और जो विजेता बनते थे उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी, मूर्तिकार थे हमारे फिडियास। और निर्णायकों को कहा जाता था हेलेनो डिकाई, और उद्घोषक यानी अनाउंसर जो हुआ करते थे स्पॉन्डिफोरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्राचीन ओलंपिक गेम्स के अंदर किस व्यक्ति को क्या कहा जाता था, वो शब्द यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। ऐसे हम मिलान करें कि ए के साथ 4, तो ए के साथ 4 यहाँ भी है, और बी के साथ 3, तो बी के साथ यहाँ भी है 3, यहाँ भी है, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। इसका मतलब तीसरा देखें, निर्णायक 2,
तो यहाँ पर देखना 2 का यहाँ, इसका मतलब यह है कि हमारा 3 नवंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, वर्ष 2024 के लिए चयनित खिलाड़ी जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर हमने चारों खिलाड़ियों को शामिल कर लिया है, बल्कि सिर्फ एक खिलाड़ी का भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार खेल रत्न दिया गया था। हमने यहाँ पर चारों खिलाड़ियों का क्रम पूछ लिया है। वो चारों खिलाड़ी कौन कौन है, तो है मनु भाकर नहीं, सुमित कुमार नहीं है, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश शबे नहीं है, डी गुकेश हबर, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, बिल्कुल हमारा ये सही है। यानी जो 4 खेल रत्न पुरस्कार दिए गए थे उसमें थे डी गुकेश जो कि शतरंज से हैं, चेस से हैं, हरमनप्रीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है, मनु भाकर जो कि निशानेबाजी से संबंधित है, और प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। ये 4 खिलाड़ी हैं जिनको वर्ष 2024 के लिए भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। फिर से बात करें, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और प्रवीण कुमार, इन चारों को दिया गया है वर्ष 2024 के लिए खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लाइसियम या लेजिम, दोनों ही शब्द आ सकते हैं, या तो लेजिम आ जाए या लाइसियम आ जाए। स्कूल किसने चलाया था? ये एक तरह की पाठशाला थी, व्यायामशाला थी, ये चलाई थी किसने? अरस्तु ने चलाई थी। तो प्लेटो की भी एक बहुत फेमस एक एकेडमी चलती थी, उसका नाम क्या था? एकेडमी था। जहाँ आप लाइसियम या लेजिम पढ़ते हैं, यहाँ पर प्लेटो की जो भी स्कूल थी वो क्या थी? एकेडमी थी, एकेडमी संचालित थी। सॉफ्टबॉल में स्लाइगर का वजन कितना होता है? क्या सर हम स्लाइगर की जगह बैट भी काम में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जो सॉफ्टबॉल का बैट होता है उसे स्लाइगर कहते हैं। 1077 ग्राम का होता है, 34 इंच उसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग कब बना था? क्या हंटर आयोग को हम शिक्षा आयोग भी कहते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। भारत का पहला शिक्षा आयोग कब बना था? तो बना था 1882 के अंदर। और हंटर आयोग भी इसे कहते हैं क्योंकि एक हंटर नाम का अंग्रेज अधिकारी था, उसके नाम पर ही ये आयोग बनाया गया था, इसलिए हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1882 पहला भारतीय शिक्षा आयोग, और इस पहले भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, 35 है, एथेंस में तीरंदाजी का प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता था? एथेंस जो कि यूनान का एक शहर है, वहाँ पर जब प्राचीन ओलंपिक्स की बात करें उस समय की बात है कि एथेंस में तीरंदाजी कौन सिखाता था? तीरंदाजी को धनुर्विद्या भी पहले कहा गया है, तो वो है टोक्सोटोज। डेकोबॉलर शब्द भी है, लेकिन ये तस्त्री फेंकना सिखाता था। और पेडोनोमस है, तो ये हमारा जो स्पार्टा है, तो उसमें जो शिक्षा प्रणाली अगोग हुआ करती थी उसका मुखिया है पेडोनोमस। और होप्लोमैचोस है जो कि एथेंस के अंदर शस्त्र विद्या सिखाने वाला शिक्षक था। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम, 36 है, निम्न में से सही कथनों पर विचार कीजिए। यानी कौन इसमें सही है, इनकी बात कर रहे हैं, कौन से ऑप्शन सही है। रूस में मंगलवार के दिन कल्चर डे मनाया जाता था। भाई मंगलवार नहीं था दिन, तो रूस में जो रविवार का जो दिन होता था वो कल्चर डे के रूप में मनाया जाता था। बिल्कुल सही बात नहीं है, गलत बात है। यानी रूस के अंदर रविवार को कल्चर डे मनाया जाता था, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। लुडी विद्यालय स्वीडन में संचालित था? नहीं, लुडी विद्यालय रोम के अंदर संचालित था। और स्वीडन में लिंगयार्ड का 1939 में पहला अवसर था। बिल्कुल सही है। लिंगयार्ड यानी जो पर हेनरिक लिंग थे, उनकी 100वीं पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसका मुख्य उद्देश्य था जर्मन जिम्नास्टिक का प्रचार प्रसार करना था। तो पहला जो लिंगयार्ड जो मनाया गया था वो था 1939 के अंदर। पर हेनरिक लिंग की 100वीं जो पुण्यतिथि थी उस पर आयोजित एक कार्यक्रम था, तो यहाँ पर ये सही है। और फोक स्कूल में मनोरंजन, बिल्कुल सही है कि फोक स्कूल में मनोरंजन भरपूर था। फोक स्कूल का संबंध
डेनमार्क से है और डेनमार्क में जो नीलज बक था उसने फोक स्कूल प्रारंभ कराए थे। जर्मनी में सॉरी जर्मनी में स्कूल जिम्नास्टिक एडोल्फ स्पीच ने शुरू कराई थी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। यानी जर्मनी के अंदर जो स्कूल जिम्नास्टिक जो शुरू करवाई थी वो एडल्फ स्पीच ने करवाई थी। तो बिल्कुल सही है। कौन कौन से सही है? 3, 4 और 5 सही है। यहाँ पर हमें देखना है 3, 4 और 5 सही है, तो 3, 4 और 5 सही है यहाँ पर। इसी तरह से हम देख रहे हैं पैलेस्टा स्कूल का प्रशिक्षक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। पैलेस्टा का संबंध, पहली बात तो यह है कि वो एथेंस से संबंधित है। और पैलेस्टा था क्या? तो एक कुश्ती विद्यालय था। मुख्य रूप से उसमें कुश्ती का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो उसका जो शिक्षक हुआ करता था उसका नाम था पेड्रो ट्राइब। पेड्रो ट्राइब कहा जाता था। अब हम कर रहे हैं कि 38 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा असम्मिलित है? जिम्नास्टिक नृत्य को विभाषित, बिल्कुल सही बात है। असम्मिलित पूछा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो जिम्नास्टिक नृत्य है, विभाषित सही है। पाइरेग नृत्य है, सैनिक नृत्य सही है। और प्लेटेनिस्टास खेल मैदान था, बिल्कुल स्पार्टा के अंदर। हार्मोस और कैरियाटिस ये तो धार्मिक नृत्य था, जबकि यहां पर दे रखा है जिम्नास्टिक, तो इसका मतलब ये गलत है। पूछा क्या है कि कौन सा असम्मिलित है, तो हम बात कर रहे हैं। डेनमार्क में शारीरिक शिक्षा की नींव किसने डाली थी? तो डेनमार्क में फ्रेंच नेस्गाल वो व्यक्ति था जिसने शारीरिक शिक्षा के बारे में डेनमार्क के वासियों को परिचय कराया था। यानी सबसे अच्छा प्रश्न है। वैसे फ्रेंच नेस्गाल और नीलज बक 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि हमारे डेनमार्क से क्या है कि संबंधित रहे। उनमें जो सबसे पहला व्यक्ति है वो है फ्रेंच नेस्गाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। खेल कौशल में स्थायीकरण लाने के लिए, मैच्योरिटी लाने के लिए, परिपक्वता लाने के लिए क्या करना है? यानी कौन से सिद्धांत को फॉलो करना है? तो अभ्यास का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं हम। यानी एक कोच के द्वारा किसी भी तरह का या कोई भी खेल कौशल या टेक्निक अगर किसी खिलाड़ी को बताई गई है तो उसमें महारत हासिल करने के लिए, उस पर मैच्योरिटी हासिल करने के लिए, उसमें स्थायीकरण लाने के लिए एक खिलाड़ी को बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर है। और एथेंस के डेडोस्केलियम विद्यालय में क्या सिखाया जाता था? तो डेडोस्केलियम के अंदर संगीत सिखाया जाता था, संगीत विद्यालय था डेडोस्केलियम। और खेलकूद एवं यूथ के देवता के रूप में कौन जाने जाते थे? तो खेलकूद एवं यूथ के देवता थे गॉड अपोलो, गॉड अपोलो थे। होमरिक युग, नेक्स्ट यानी 43 क्वेश्चन। होमरिक युग के विशेष संदर्भ में यूनानी लोग अपनी संस्कृति का अंग मानते थे क्या? नृत्य। यानी होमर काल के अंदर जिसकी अवधि थी 1000 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व, और इस युग के अंदर कवि होमर हुआ करते थे और कवि होमर ने 2 ग्रंथ रचे थे, इलियड और ओडेसी। उनके अनुसार होमरिक युग में विशेष जो यूनानी जो लोग जो क्रियाएं करते थे, जिनकी संस्कृति का अभिन्न अंग था, वो था नृत्य। नेक्स्ट है कि जर्मनी में मॉडर्न शारीरिक शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है? तो वो है जॉन बैसेडो। जॉन बैसेडो को जर्मनी में मॉडर्न शारीरिक शिक्षा या फिर आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है, जॉन बैसेडो। गॉड पोसेडन का संबंध किससे है? जल देवता था, पानी देवता, पानी का देवता था, समुद्र देवता था। जबकि गॉड अपोलो कौन सा था? अग्नि का देवता था। और आकाश देवता कौन से? जियस देवता थे। पैरालंपिक खेलों के झंडे में रंगों का क्रम कौन सा हम देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वो है यानी लाल, नीला और हरा, हरा, यानी लाल, नीला और हरा है। किस ओलंपिक आयोजन में भारतीय एथलीट साइनी अब्राहम पहली महिला ध्वजावाहक बनी? यानी पहली महिला जो फ्लैग बैरियर ओलंपिक गेम्स के अंदर बनी थी वो थी साइनी अब्राहम। किस ओलंपिक में? तो 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में। 48 पढ़ रहे हैं। राजस्थान में महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो पहली बात यह है कि महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो बहुत अच्छे खिलाड़ी को दिया जाता है। राजस्थान के संदर्भ में बहुत अच्छे खिलाड़ी को महाराणा प्रताप, ये शुरू हुआ था 1982-83 के अंदर।
ऐतिहासिक तक्षशिला विश्वविद्यालय में कौन सी क्रियाएं सिखाई जाती थी? हमने पढ़ा था नालंदा के अंदर योग और योग से संबंधित क्रियाएं थी। इसी तरह से तक्षशिला के अंदर था धनुर्विद्या और सैनिक शिक्षा या सैनिक प्रशिक्षण आ जाए तो भी सही बात है। और लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं निम्नलिखित में से, यानी 50वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से ओलंपिक आयोजन के सही क्रम को चुनिए। यानी ओलंपिक जिन शहरों में आयोजित हुए हैं तो उनका निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, मैक्सिको सिटी 1968 में हुआ था, मॉन्ट्रियल 76 में हुआ था, इसका मतलब है यहाँ पर 1972 गायब है। तो हम अगला पढ़े, मेलबोर्न 1956 में हुआ था, रोम 1960 में हुआ, टोक्यो 1964 में हुआ और मैक्सिको सिटी 1968 में हुआ। कुल मिलाकर ये सही है। आगे देख ले, लॉस एंजल्स 1984 में हुआ, सियोल 1988 में हुआ, अटलांटा 1996 में हुआ, तो यहाँ पर गायब है 92 में, तो ये भी सही नहीं है। एथेंस में 2004 के अंदर एथेंस में हुआ, 2008 में बीजिंग हुआ, 2012 में लंदन हुआ और 2016 रियो होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन 2020 का टोक्यो दे दिया है। तो कुल मिलाकर हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है। तो ये हमारा पेपर सॉल्यूशन। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट्स, आप जहाँ भी भारत के किसी भी कोने में किसी भी भर्ती परीक्षा जिसका संबंध शारीरिक शिक्षा से है, तो आप सबके लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। मैं डॉक्टर PR सारण सर बीकानेर से द नूतन PET हब हमारा ऑनलाइन कोर्स संचालित है, तो आप प्ले स्टोर से सीधा डाउनलोड कर लें द नूतन PET हब और ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगी 1 साल की पूरी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। यानी सितंबर 2026 तक ये पूरा कोर्स और प्लस साथ में रहेगी टेस्ट सीरीज। ओके, थैंक यू।